हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी के इस ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे आपका टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो या फिर बीपीएससी ट्री 3.0 हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिना रुके हम 10 मिनट में इस चैप्टर ये सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। यहाँ पर जितने क्वेश्चन हैं उतने टॉपिक आपके कवर होने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। बताइए, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। अगर एक से अधिक, अगर आप का लिखते हो तो का आपका क्या है, एक वर्ण है, ठीक है। अगर आप माँ लिखते हो तो क्या है, वर्ण है। अगर आप ला लिखते हो तो क्या हो गया, आपका वर्ण है, ठीक है। अगर आप कमल लिखना हुआ आपको तो का प्लस आ प्लस माँ प्लस आ प्लस ला प्लस आ, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे क्योंकि आपको व्यंजन को लिखने के लिए किसी वर्ण को लिखने के लिए स्वर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि व्यंजन स्वतंत्र तो नहीं होते हैं, उनको लिखने के लिए स्वरों की जरूरत पड़ती है। अगर हम इसको अलग अलग लिखते हैं तो क्या हो गया, आपका वो वर्ण हो गया, ठीक। अगर इन्हीं वर्णों को हम एक में लिख दिए, यानी कि का, मा और ला को अगर हम मिला दिए तो क्या हो गया, आपका कमल हो गया कि नहीं हो गया। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो आपका ये क्या हो गया, अक्षर हो गया कि नहीं, अक्षर हो गया। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा कि अक्षर हो गया। स्वर व्यंजन अनुस्वार नहीं होगा, अक्षर हो गया, ठीक। प्रश्न नंबर 2 है कि उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। उसने नहाकर भोजन किया, यानी कि उसने नहाकर भोजन किया। आपकी एक क्रिया यहाँ पर समाप्त हो रही है और दूसरी क्रिया शुरू हो रही है, भोजन किया। कि उसने नहाकर भोजन किया, वह स्कूल से आया और खेलने चला गया। जब एक क्रिया के बाद जस्ट तुरंत दूसरी क्रिया आपकी प्रारंभ हो जाती है तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, तो तुरंत हो जाएगा आपका पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। द्विकर्मक क्रिया प्रेरार्थक क्रिया नहीं होगा। प्रेरार्थक क्रिया में क्या होता है, जब कर्ता अपना कार्य स्वयं ना करके जब दूसरों से करवाता है। जैसे उसने, अध्यापिका ने बालकों से पुस्तक पढ़वाई। जब कर्ता अपना कार्य ना कर, वो कर्ता कोई भी हो, किसी का भी नाम हो, अगर वो अपना कार्य ना कर जब दूसरों से करवाता है तो वहाँ पर आपका प्रेरार्थक क्रिया हो जाती है। और पूर्वकालिक क्रिया में एक क्रिया आपकी समाप्त होगी और दूसरी क्रिया जब प्रारंभ हो जाएगी तो वहाँ पर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। क्लियर। प्रश्न नंबर 3 है कि दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है। जैसे इंग्लिश और हिंदी, अगर कोई शब्द हिंदी और इंग्लिश से मिलकर एक नए शब्द को जन्म देता है तो वह कौन सा शब्द कहलाता है। दूसरा आपका हो गया उर्दू फारसी हो गया, या फिर संस्कृत हिंदी हो गया। कोई भी ऐसा शब्द हो गया जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनता है, वह कौन सा शब्द कहलाता है। तो बताइए, तद्भव कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा, देशज कहलाएगा, विदेशज शब्द कहलाएगा, या फिर संकर शब्द कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर लिख दिए हम रेलगाड़ी, ठीक है। रेलगाड़ी यहाँ पर लिख दिए। अब बताइए रेल शब्द क्या है, रेल शब्द क्या है भाई, बताइए। यहाँ पर बैन नहीं लिखा, गाड़ी का मतलब यहाँ पर बैन नहीं लिखा, यहाँ मतलब गाड़ी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो रेल आपका क्या है, ये आपका अंग्रेजी है। रेल आपका क्या है भाई, अंग्रेजी के शब्द हैं, है ना, इंग्लिश के शब्द हैं। और गाड़ी आपका क्या है, हिंदी का शब्द है। तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं ना। जब दो अलग अलग भाषाओं का शब्द है, एक है अंग्रेजी का शब्द, दूसरा है हिंदी का शब्द, तो यहाँ पर वो कैसा शब्द हो जाएगा, तो आपका संकर शब्द हो जाएगा। संकर शब्द में आप हमेशा याद रखिएगा, आप उसको तोड़ लीजिएगा तो देखिएगा एक शब्द यहाँ पर किस भाषा का है, दूसरा किस भाषा का है। तद्भव में क्या होता है, जो हिंदी के शब्द होते हैं, जैसे रात हो गया, दिन हो गया,
अगर आपको हिंदी के शब्द दिखते हैं तो आपका तद्भव हो गया। देशज में लोटा, बाल्टी, जो आप इसी देश में जन्मा है, जो आप इसी देश में जन्मा है, जैसे खटखटाहट हो गया, खिड़की हो गया, जो लगता है आपको कि आपके द्वारा बनाया गया हुआ शब्द है, वो आपका देशज शब्द हो गया। विदेशज शब्द डॉक्टर हो गया, इंजीनियर। विदेशज शब्द का मतलब जो अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी आपके विदेशी शब्द हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हम डी ऑप्शन को लॉक करते हैं कि 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द आपका संकर शब्द कहलाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। क्लियर, जिसको कहते हैं द्वंद्वी। अब तक द्वंद्वी, आप चाहे सीधा इसको कर लीजिए अपने ट्रिक से या फिर उल्टा कर लीजिए। तो 6 प्रकार के समास होते हैं। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, यहाँ पर देख लीजिए कि अंबर, नीलांबर, अगर आप इसको तोड़ते हो तो क्या निकलता है, नीलांबर। नीला है अंबर, यानी कि अंबर की विशेषता क्या है कि नीला है। अंबर की विशेषता क्या है कि नीला है। जहाँ पर विशेषता की बात की जाए, किसी के विशेषता की बात की जाए, वो चाहे नील गाय हो गया, यानी कि गाय की विशेषता है कि नीली है। काली मिर्च हो गई, मिर्च की विशेषता है कि वो काली है। लाल मिर्च हो गई, मिर्च की विशेषता है कि वह लाल है। जैसे ये पेन है ना, ये पेन कैसे है, नीली पेन है। तो यहाँ पर इस पेन की विशेषता क्या है कि नीली है। तो इसलिए जहाँ पर विशेषता की बात कीजिए, आपको ऐसे शब्द कोई मिल जाए, कोई ऐसे शब्द मिल जाए, कोई ऐसा वाक्य मिल जाए, या फिर उदाहरण के लिए आप किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानना हुआ, तो वहाँ पर आपको विशेषता जब बताया जाता हो, विशेषता जानना हुआ, तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तो कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास में आप हमेशा विशेषता और विशेषण की बात की जाती है। क्लियर। प्रश्न नंबर 5 है, चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इस काव्य में कौन सा अलंकार है। इस काव्य में कौन सा अलंकार है, तो अलंकार में 2 ऐसे अलंकार है जिसमें आप कन्फ्यूज होते हो, भ्रमित होते हो। वो आपका होता है यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति होती है। अभी हमने बताया कि ये वर्ण आपके कैसे होते हैं, जैसे आप का, खा, गा, घा, अंगा, मतलब अलग अलग आप इसको लिखते हो तो आपके वर्ड हुए, लेकिन आप इसको एक में मतलब मिला दिए तो ये आपके शब्द हो गए, अक्षर हो गए। और यमक में क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति होती है। वर्णों की आवृत्ति, एक ही वर्ण बार बार आपको मिलेंगे। शब्दों की आवृत्ति, एक ही शब्द अगर आपको 1 से अधिक बार मिलते हैं, 2 से अधिक बार मिलते हैं, तो समझ लीजिए यमक अलंकार है। लेकिन इसके अर्थ अलग अलग होने चाहिए, किसमें, यमक अलंकार में। ठीक, जैसे कनक, कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका, या खाए बौराजन या पाए बौरान। कनक का मतलब धतूरा, कनक का मतलब सोना। तो कनक, 2 शब्द आपको यहाँ पर कनक कनक मिल रहे हैं, लेकिन दोनों के अर्थ क्या हैं, भिन्न हैं। तो वैसे अगर आपको शब्द एक ही मिल जाए और अर्थ लगे भिन्न है, तो तुरंत यमक अलंकार। क्लियर। तो चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इस काव्य में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर देखिए चा, चा और चा। ठीक है, यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक करिए। अगर वर्ण आपको मिलते हैं 1 से अधिक बार, वर्णों की आवृत्ति होती है, तब यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अगर यहाँ पर चारू शब्द आपको मिल जाते, चारू शब्द यहाँ भी मिल जाता, यहाँ भी मिल जाता, तब आपका हो जाता है यमक अलंकार। क्लियर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 6 है, मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं, अभी हमने बताया 6 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं, यानी कि जो महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन होते हैं, ये वो किस वर्ग में किससे संबंधित होते हैं। ठीक है, हर वर्ग में पंचम अक्षर होते हैं, यानी 5 अक्षर होते हैं, का, खा, गा, घा और अंगा। और इसी 5 अक्षर में आपके अल्पप्राण होते हैं और महाप्राण होते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि महाप्राण की बात, तो हम अल्पप्राण और महाप्राण दोनों देखेंगे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेने को।
तो यहाँ पर देखिए हम लिख दिए का वर्ग का आपका होगा का, खा, गा, घा और अंगा, ठीक है, इतने होते हैं। का वर्ग का 5 अक्षर, खा वर्ग का 5 अक्षर, गा वर्ग का यानी कि स्पर्श व्यंजन आपके 25 यानी कि 25 होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और टा वर्ग, ठीक। तो यहाँ पर क्या बात की गई है, महाप्राण और अल्पप्राण। तो अल्पप्राण आपके कितने होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या होते हैं आपके, तो ये आपके होते हैं अल्पप्राण। अगर आप पूछा जाता है अल्पप्राण तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा कि पहला, तीसरा, पांचवा आपका अल्पप्राण होता है, और ये जो दूसरा और चौथा हुआ ये क्या होता है, तो दूसरा और चौथा आपका महाप्राण होता है। यही आप लॉक करिए, दूसरा और चौथा। क्लियर। प्रश्न नंबर 8 है कि हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है भाई, तो हिंदी का प्रथम पत्र है उद्दंड मार्तंड, जिसको प्रकाशित किसने किया, तो जुगुल किशोर शुक्ल, ठीक है, जुगुल किशोर शुक्ल। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। प्रश्न नंबर 9 है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, कितनी होना चाहिए भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कितनी है। तो देखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो भाई कितने हैं बताइए, का वर्ग में 5 अक्षर, चा 5, टा में 5, ता में 5 और पा में 5, कितने हो गए बताइए, कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 25 हो गए। यानी कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। इसके बाद पा, फा, बा, भा, मा तक आपका यानी कि पा वर्ग तक आपका स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो इसलिए 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होते हैं। यहाँ पर 25 कहाँ है, ये ऑप्शन लॉक करिए। प्रश्न नंबर 10 है कि अड़ा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो हमेशा जो आपका पंचम अक्षर होता है, हमेशा जो आपका पंचम अक्षर होता है यानी कि पंचम अक्षर होता है, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो नासिक के होता है, ठीक है, नासिक के होता है। हमेशा नाक से बोला जाता है, वो चाहे अड़ा हो, अंगा हो, ठीक है, ना हो, तो जो हमेशा पंचम अक्षर होते हैं वो नासिक से बोले जाते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन लॉक करिए। प्रश्न नंबर 11, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं, जैसे संस्कृत भाषा में रात्रि लिखा जाता है ना, अगर हम इसको हिंदी में रात्रि लिखते हैं, हिंदी में अगर संस्कृत के शब्द रात्रि है तो हम हिंदी में इसको रात्रि लिखते हैं, यानी कि बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, वो आपके तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है, वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 12, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहते हैं। समान अर्थ बताने वाले, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द। बिल्कुल नहीं, विलोम शब्द क्या होते हैं, विपरीत अर्थ जो बताते हैं उनको कहते हैं विलोम शब्द। अनेकार्थी अर्थ, जो अनेक अर्थ बताएं भाई, एक के अनेक अर्थ। और सामान्य अर्थ है फिर पर्यायवाची, इसी ऑप्शन को लॉक करिए कि पर्यायवाची शब्द होते हैं। सामान्य अर्थ जो बताते हैं वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। कोई भी पर्यायवाची का शब्द आप ले लीजिए, वो जो है समान अर्थ बताते हैं उसका। प्रश्न नंबर 13 है, इसमें से रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द ऐसे कौन से शब्द हैं जो रूढ़ शब्द होते हैं। अगर आपको चूज करना हुआ कि ऐसा कौन सा शब्द है जो रूढ़ शब्द होते हैं, सिंपल सी बात है, जिसका संधि विच्छेद ना हो, अगर इसको हम टुकड़े करें तो ना हो, वो आपका रूढ़ शब्द होता है। यौगिक शब्द जिसका संधि विच्छेद हो जाए वो आपका यौगिक शब्द होता है। और योग रूढ़ शब्द जो तीसरा अर्थ निकाले, जो जितने बहुव्रीहि समास के जितने भी शब्द होते हैं, पद होते हैं, वो आपके सब योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो यहाँ पर रूढ़ शब्द देखो, नीलकंठ है, नीलकमल है, रसोई घर है। रसोई घर को आप तोड़ते हो तो रसोई प्लस घर निकलता है। नीलकमल का कमल, नील धन कमल, इसको ये भी तोड़ा जा रहा है। नीलकंठ
भाई कौन है, किसकी बात की जा रही है, भगवान शिव की बात की जा रही है। तो इसलिए जो काम है ना, काम को कैसे तोड़ोगे भाई बताइए। का प्लस माँ ऐसे लिखोगे तो ना तो इसका कोई अर्थ ना तो इसका कोई अर्थ, जब इसका कोई अर्थ ही निकला तो यही आपका रूढ़ शब्द हो गया। क्लियर। प्रश्न नंबर 14 है कि इसमें से यौगिक शब्द कौन सा है। तो हमने पहले ही बताया जिसका संधि विच्छेद हो जाए। अगर हाथ को आप तोड़ोगे तो क्या हाथ का कोई अर्थ निकलेगा, नहीं अर्थ निकलेगा। ठीक है। कक्षा, कक्षा 2 ही शब्द है, कक्षा, क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा। कमल, का प्लस ला, इसका कोई अर्थ निकलेगा। लेकिन विद्यालय का विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, इसका अर्थ निकलता है और इसका संधि विच्छेद होता है। और जिसका संधि विच्छेद हो जाए वही आपका कौन सा हो जाएगा भाई, कौन सा शब्द हो जाएगा, तो वही आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। ये ऑप्शन को लॉक करिए। प्रश्न नंबर 15, अव्ययी भाव समास में क्या होता है। अंतिम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, फिर दोनों पद प्रधान। दोनों पद आपके द्वंद्व समास में प्रधान होते हैं, अन्य पद प्रधान होता है आपके बहुव्रीहि समास में। ठीक है। और प्रथम पद आपका प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। प्रथम पद आपका प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में, यानी कि पहला पद क्या होता है, उपसर्ग से जुड़ा हुआ होता है। और अंतिम पद आपका प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। क्लियर। यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा, तो बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, आग शब्द है। आग शब्द कैसा शब्द है बताइए। अगर आग की जगह यहाँ पर अग्नि लिखा गया होता है तो आपका तत्सम शब्द हो जाता है, लेकिन आग शब्द कैसा है, तो आग शब्द आपका तद्भव शब्द है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। स्वरों को और किस नाम से जाना जाता है। आप स्वर पढ़ते हैं लेकिन किस नाम से जाना जाता है ये नहीं अगर पता है तो बेकार है। तो स्वरों को और किस नाम से जाना जाता है, तो अच कहते हैं। ठीक है। स्वर को कहते हैं अच और व्यंजन को कहते हैं क्या, व्यंजन को कहते हैं हल। ठीक है। स्वर को कहते हैं अच और व्यंजन को कहते हैं हल। क्लियर। प्रश्न नंबर 18, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है। शब्द, ध्वनि। देखो शब्द तो पहले नहीं आएगा, भाषा का निर्माण सबसे पहले शब्द से नहीं होता है, तो आप इस ऑप्शन को काट दीजिए। ठीक है। पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द, तो ये पद भी नहीं होगा। पद से पहले शब्द का यानी भाषा निर्माण का नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन आप काट दीजिए। लेकिन सबसे पहले आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, कि सबसे पहले ध्वनि, उसके बाद वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य कोई बनता है। जिसमें लास्ट में आपको वाक्य मिले उसको आप रखिए, उसके बाद उसमें चूज करिए कौन सा सही है। तो इसमें तीनों में देखो सबसे लास्ट में वाक्य नहीं है। सबसे पहले ध्वनि का निर्माण होता है, उसके बाद वर्ण का खा गा घा लिखते हो, उसके बाद जाके शब्द आता है और उसके बाद जाके वाक्य आता है। पूरा हम विद्यालय जा रहे हैं, ये क्या है आपका वाक्य है। वर्ण हो गया का खा गा खंगा और शब्द हो गया जैसे कमल। ठीक है। और उसी में आपको वाक्य लिखना हो तो हम विद्यालय जा रहे हैं। क्लियर। प्रश्न नंबर 19 है, ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें कहते हैं अव्यय। आ का मतलब नहीं, व्यय का मतलब जो खर्च ना हो। भैया जो खर्च ही नहीं होता वही तो आपका अव्यय होता है, तो इसलिए अव्यय यहाँ पर हो जाएगा। जब उसका कहीं प्रयोग ही नहीं होता, ना तो लिंग में, ना तो वचन में, ना तो कारक में, तो जब उसका कहीं प्रयोग नहीं होता, कहीं वो खर्च नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता उसमें, तो उसको कहते हैं अव्यय। क्लियर। प्रश्न नंबर 20, सप्ताह शब्द में कौन सा। अब बताइए सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है। 7 दिनों का समूह। जब 7 दिन होते हैं तो हमें पता चला कि इसमें भाई नंबर हमें दिख गया। ठीक है। तिराहा, 3 राहों का समूह, 3 हमें दिख गया। सप्ताह में 7 दिन दिख गया। जब 7 दिख गया तो लगाइए ना कौन सा समास लगाएंगे आप, तो द्विगु समास लगाएंगे। जो संख्यावाची पद होते हैं उसमें द्विगु समास होता है, जिसमें संख्या की बात की जाए। तो ये थे दोस्तों आज के 20 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेज।